नमस्कार बच्चों। आज हम कुछ सामान्य रोग में आगे बढ़ेंगे, पीलिया के बारे में। ठीक है, जैसा कि बरसात का दिन चालू है। अभी जो जल होता है बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, तो जब भी हम पानी पिएं उसे उबाल कर ठंडा करके छान के पीना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको कुछ बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि दूषित पानी में न दिखने वाले बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। मैंने जब स्कूल चल रहा था तो मैंने आप लोगों को उन सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप में दिखाया भी था, जिसे आपने बहुत अच्छे से देखा भी था और समझा भी था। तो बच्चों, आज अब एक ऐसी ही बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही खतरनाक होती है, जिसका समय पर उपचार ना हो या इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है। उस बीमारी का नाम है पीलिया। ठीक है बच्चों, पीलिया दूषित जल व भोजन से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। इसे वायरल हेपेटाइटिस ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे पीलिया को वायरल हेपेटाइटिस ई कहा जाता है। पीलिया के विषाणु शरीर में प्रवेश करने से 15 से 50 दिनों में इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग से सभी को नुकसान होता है, किंतु गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा होता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में एक नवजात शिशु का विकास हो रहा होता है, इसलिए उन्हें खतरा डबल हो जाता है। पीलिया जब भी हो तो इसे गंभीरता से लें। इनके लक्षणों को सबसे पहले पहचानें कि वास्तव में जब हमको पीलिया होता है और 15 से 50 दिनों में इसका असर हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है, तो ये कैसे हो सकता है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि वाकई में पीलिया है या कुछ और है। तो आइए देखते हैं कि इनके लक्षण क्या हैं। पहला, भूख न लगना, भोजन का स्वाद न आना। ठीक है, भूख नहीं लगता है, भोजन का स्वाद नहीं आता है। सॉरी। पीले रंग का पेशाब होना, आँखों ये आँख की जो सफ़ेद सफ़ेद पुतली दिख रही है आपको, सफ़ेद सफ़ेद है ना, आँखों और त्वचा का पीला होना, पीला मूत्र आना, और त्वचा का और आँखों का स्किन जो होता है ना, ये इधर का स्किन, इधर का उसको आँख का जो सफ़ेद भाग है, ये अंदर का, ये पीला पीला हो जाना, ये इसके लक्षण हैं। सिर में दर्द होना, उल्टी आना या लगना, कमजोरी और थकावट। ठीक है, पेट में दाहिनी तरफ और ऊपर की ओर दर्द होना, पेट में दाहिने तरफ, दायां मतलब सीधा, दाहिने तरफ ऊपर की ओर दर्द होना। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। ठीक, अब इस पीलिया वायरल हेपेटाइटिस ई से बचाव के तरीके के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप जितने भी लोग हैं, बरसात के दिनों में आप सभी से एक ही प्रार्थना है कि पानी को उबाल कर ठंडा करके छान के पिएं। ठीक है, या फिल्टर का प्रयोग करें। फिल्टर बोले अच्छी क्वालिटी का फिल्टर, उसका प्रयोग करें। ठीक है, पीने के पानी को 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करें। 20 लीटर पीने के पानी में एक क्लोरीन गोली पीस कर डालें और 30 मिनट बाद उसका उपयोग करें। 20 लीटर जनरली जो आपका गंज होता है, बड़ा वाला गुंडी जिसे कहते हैं, उसमें लगभग 18-20 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है, या 15 से 18 लीटर पानी आता है। थोड़ा गोली, उसमें एक गोली या उससे थोड़ा छोटा गोली तोड़ के पीस के डाल दें और 20 मिनट बाद उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोरीन पानी में उपस्थित सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु को मार डालती है, खत्म कर देती है। ठीक है, शौच के पश्चात और भोजन से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक रगड़ के, इस तरह से। ठीक है, पहले ऐसे करें, फिर ऐसे करें, रगड़ें, फिर इस तरह से रगड़ें। ठीक है, फिर अंगूठा को इस तरह, फिर इस तरह, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह ऐसे करते हुए, इतना करते करते 20 सेकंड तो हो ही जाएगा कंप्लीट। इस प्रकार से आप हाथ को अच्छे से साबुन से धोइए और
अभी तो कोरोना काल चल रहा है, आप दिन में जितने बार भी धो सकते हैं हाथ, अच्छी बात है, लेकिन खासकर 2 समय, जब आप शौच जाके आते हैं तब, और खाना खाने से पहले, ठीक है। और बाकी जितने बार भी समय मिले आपको हाथ धोने का, जब भी मन करे बार बार हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए। आपके घर में जो साबुन है उससे अच्छे से हाथ धोइए, ठीक है। इस प्रकार से बचाव के तरीके हम अपना सकते हैं। तीसरा, पीलिया के विषाणु मरीज के मल के साथ विसर्जित होते हैं, इसलिए हमेशा खुले में शौच करने से बचें, क्योंकि खुले में हम जब शौच करते हैं तो मक्खियाँ उसके ऊपर बैठती हैं, और मक्खियों के पैर में एक छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिससे गंदगी उसमें चिपक जाती है, ठीक है। और मक्खी वहाँ से उड़ जाती है और उड़ के खाने पीने की चीज़ों में बैठती है, तो गंदगी वहाँ चिपक जाता है। इसलिए जहाँ भी आप मल करें या शौच जाएं, ठीक है, तो खुले में ना जाएं, और हमेशा शौचालय का उपयोग करें। यदि कोई खुले में शौच कर भी रहा है, जो करना तो नहीं चाहिए, फिर भी उसे ढक दें मट्टी से, ठीक है। खुले में रखी बासी और सड़ी गली खाद्य पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन न करें, बरसात के दिन में खासकर, ठीक है। जैसे कोई बाज़ार है या होटल है, वो समोसा बना के रखा है या भजिया बना के रखा है, खुले में रखा है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर मच्छरदानी जैसा कुछ चीज़ ढक के रखा है, नहीं है ना, या कांच के अंदर नहीं रखा है, मक्खियाँ झूम रही हैं उसमें, बार बार हवा देता है, उन लोगों को उड़ाता है, लेकिन फिर आके बैठ जा रही है, वैसे चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं, ठीक है। पीलिया के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि सजगता ही समझदारी है। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे बीमारी के प्रति, तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, ठीक है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है बच्चों। इसलिए हमको जब भी कोई ऐसे लक्षण अपने शरीर के अंदर दिखाई दे, अपने परिवार के किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण शरीर के अंदर दिखाई दे, तो बिल्कुल भी इसका उपचार करवाना अनिवार्य है। और आपके यहाँ तो स्वास्थ्य केंद्र भी है पास में, हम टेस्ट वेस्ट के लिए मालगांव में बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी है ना। तो आप लोग भरपूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, कोई बीमारी होता है तो उसका इलाज अच्छे से करवाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पीलिया तो समझ गए, पीलिया के बारे में वायरल हेपेटाइटिस ई इसे कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक होमवर्क है कि पीलिया के लक्षण, बचाव के तरीके, और इसे किस नाम से जाना जाता है, और इस पर आप पढ़ेंगे और मुझे प्रश्न उत्तर बना के दिखाएंगे। और जिसको भी इसके बारे में समझ बनेगी वो 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बोलेगा और बना के मुझको दिखाएगा, ठीक है। अपने वॉलंटियर्स के साथ पढ़ाई में साथ देवें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एकत्र हों वॉलंटियर्स के पास, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, है ना, एक निश्चित दूरी में बैठकर वॉलंटियर से जो पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारे द्वारा बताया गया चीज़ों को, उसे अच्छे से गंभीरता से देखें, समझें, सुने, लिखें, बताएं और हम तक उनके माध्यम से पहुंचवाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आनुवांशिक रोग, क्या आप कभी सुने हैं कभी पहले ऐसा कुछ नाम, आनुवांशिक रोग? आनुवांशिक रोग बोलने का तात्पर्य या बोलने का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी होती है जो यदि मेरे पापा को या मेरे दादा को या उनके पापा को या उनके पापा को हो, तो बीमारी मेरे परदादा से मेरे दादा में आएगी, मेरे दादा से मेरे पापा में आएगी, मेरे पापा से मेरे में आएगी, मेरे से मेरे बच्चों में जाएगी, और उनसे उनके बच्चों में जाएगी। ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाती है, इसे कहते हैं आनुवांशिक रोग, ठीक है। इसमें ही एक आनुवांशिक रोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं सिकल सेल। सिकल सेल एक ऐसा रोग है जो छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों में यह बीमारी पाई जाती है। आखिर सिकल सेल क्या है, आइए देखते हैं। सिकल सेल रोग शरीर में लाल रक्त कणों में हुए जन्मजात परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसमें गोलाकार लाल रक्त कणिकाएं हंसिए के आकार के हो जाते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं हमेशा गोल होती हैं, सर्कल गोल,
लेकिन जन्मजात ये जो गोल लाल रक्त कणिकाएँ हैं ना, ये धीरे धीरे हंसिया की आकार की हो जाती है। हंसिया देखे हो ना, ऐसा रहता है, अपन धान काटते हैं हंसिया, हाँ बस वैसी वाला हंसिया के आकार का हो जाता है धीरे धीरे। अंग्रेजी में हंसिया को सिकल कहते हैं। सामान्यतः लाल रक्त की कणिकाएँ शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लाल रक्त कणिकाएँ सोख लेती हैं और पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में श्वसन होता है या पचा हुआ भोजन का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यह बहुत ज़रूरी होता है शरीर के विकास बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन जब लाल रक्त कणिकाएँ ही हंसिया के आकार की हो जाती है तो ऑक्सीजन के परिवहन में कमी आने लगती है। क्यों कमी आने लगती है, सोचिए ज़रा। ये वो इसलिए कमी आने लगती है कि ये जब हंसिया के आकार की हो जाती है तो नसों के अंदर जब चलती हैं तो ऐसे फंस जाती हैं और गुच्छा बना लेती हैं। ठीक है, फंस जाते हैं, जिससे उस अंग के कार्य करने में रुकावट और दर्द होने लगता है। यह बीमारी सामान्यतः उन भूभाग में पाई जाती है जहाँ मलेरिया अधिक होता है, और छत्तीसगढ़ में तो मलेरिया है ना, बहुत अधिक मलेरिया पाया जाता है यहाँ। तो वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि मलेरिया परजीवियों से बचने के लिए लाल रक्त कणों ने अपने सामान्य आकार में परिवर्तन कर इस प्रकार रक्षात्मक रूप धारण किया होगा। ठीक है, जिसके कारण वो अपने गोल आकार से हंसिया के आकार की हो गई। लाल रक्त कणिकाएँ और सामान्य रक्त मतलब सिकल सेल की कणिकाएँ और सामान्य लाल रक्त की कणिकाओं में कुछ अंतर होते हैं। ठीक है, पहला अंतर देखते हैं इनमें कि जो सामान्य लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो गोल होती हैं। ठीक है, सिकल सेल्स की जो कणिकाएँ होती हैं वो हंसिया आकार की होती है। ठीक, लाल रक्त की कणिकाएँ जो होती है मुलायम और लचीली होती हैं, और सिकल सेल्स की कणिकाएँ जो होती हैं लचीलापन कम होता है और कड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सीधा हंसिया के आकार का हो गया ना, तो लचीला कम हो जाता है, कड़ा हो जाता है। सामान्य सेल्स में रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। सामान्य लाल रक्त की कणिकाएँ, ये जो नस होती है ना, नसें, शरीर में जो नसें होती हैं, ये जो नस दिख रहा है आपको, है ना, इसमें आसानी से बह सकती हैं वो। लेकिन सिकल सेल्स की कण जो होती है वो रक्त वाहिनियों में बहती तो हैं, लेकिन वहाँ पर फंस जाती हैं, जिससे गुच्छा बन जाता है। गुच्छा बनने से उसका मार्ग, उस नस वाहिनियों में रक्त का मार्ग या रक्त का परिवहन अवरुद्ध या रुकता है, जिसके कारण तेज दर्द होता है। ठीक है, शरीर में बहुत तेज, उस हिस्से में बहुत दर्द होता है। ठीक, अगला सामान्य लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उसके जीवन बनने के बाद उसका जीवन 120 दिन तक का होता है। ठीक है, मतलब यदि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ जो गोल होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ जब वो बन जाती हैं शरीर में, तो 120 दिन तक हमारे शरीर में वो जिंदा रहती हैं, फिर वो नष्ट हो जाती हैं, फिर से नई लाल रक्त कणिकाएँ बन जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार शरीर में लगातार लाल रक्त कणिकाएँ बनती रहती हैं। लेकिन सिकल सेल्स की जो सेल्स होते हैं जो हंसियाकार हो जाते हैं, उनका जीवन काल केवल 20 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 20 दिन। इसीलिए 20 दिन के होने के कारण, उनका जीवन काल 20 दिन होने के कारण रोगी को कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। क्यों कमी होने लगती है? क्योंकि उसके शरीर से लाल रक्त कणिकाएँ जो हंसिया के आकार की हो गई हैं 20 दिन में ही ख़त्म हो जा रही हैं, जबकि सामान्य व्यक्ति में लाल रक्त की कणिकाएँ जो गोल होती हैं वो 120 दिन तक जिंदा रहती है, मतलब 4 महीना, 3 चौक 12, 4 महीना जिंदा रहती हैं। लेकिन लाल रक्त सिकल सेल्स के मरीज में
लाल रक्त की कणिकाएँ हंसिया आकार की हो जाती हैं और 20 दिन के अंदर उसके शरीर के सेल्स लाल रक्त की कणिकाएँ जो हंसिया आकार की रहती हैं वो 20 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, जिससे कि वो जल्दी उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है वो व्यक्ति, जिसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी। तो ऐसे मरीज को या ऐसे व्यक्ति को जिसे सिकल सेल्स की बीमारी हो जाती है, उसे बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। यदि सही समय पर उसे खून नहीं चढ़ाया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए उसे बार बार अपने खून का जांच कराना पड़ता है और सही समय पर खून भी चढ़ाना पड़ता है। इसके लक्षण हैं कि शरीर का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, थक जाता है वो, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि रहती है ना। हाथ पैर की उंगलियों जोड़ों में सूजन और दर्द बना रहता है। बार बार बुखार और सर्दी होता रहता है। ठीक है, तिल्ली प्लीहा का आकार बड़ा हो जाता है। बच्चों के विकास में भी रुकावट आती है। ऐसे रोगी जिन्हें यह रोग होता है उनमें ये सारी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसे रोग के जब लक्षण किसी को दिखें हमारे आसपास तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। और आपको मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊंगा कि पुराने काल से हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग, खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता रहा है जो आज विलुप्त हो रहा है। ध्यान से सोचेंगे, पहले शक्कर नहीं था, पहले शक्कर का आविष्कार ही नहीं हुआ था। अंग्रेज आए तब अंग्रेज अपने साथ शक्कर लाए। शक्कर क्या है? शक्कर गुड़ से बनता है। गुड़ को इतना छान लिया जाता है, इतना फिल्टर कर दिया जाता है कि सारे पोषक पदार्थ गुड़ से हट जाते हैं और केवल आर पार दिखने वाला पारदर्शी पदार्थ, मीठा पदार्थ है ना, शर्करा ही हमें मिलता है, जो केवल मीठा होता है और उसमें कुछ गुण नहीं रहता। ठीक है, वो है शक्कर। लेकिन यदि मैं कहूँ कि शक्कर की जगह गुड़ की चाय पीजिए, गुड़ की मिठाई खाइए, ठीक है, अपने खाने के बाद इतना बड़ा डल्ली गुड़ का खाइए, सुबह शाम चने के साथ गुड़ खाइए, बच्चों को गुड़ खाने दीजिए चॉकलेट के जैसे, तो कितने लोग इस बात के लिए तैयार होंगे? बहुत कम, है ना। तो यकीन मानिए, ये प्रयास कीजिए और अपने आसपास लोगों को अवेयर कीजिए कि जो ये गुड़ है, भेला, गोल भेला, देसी भेला, ठीक है, देसिया वाला, ये गुड़ जो है, यदि आप इसे रोज़ खाएंगे, खाने के बाद सुबह शाम, या सब्ज़ी में थोड़ा सा गुड़ डाल भी देंगे, मीठा नहीं होगा सब्ज़ी, चटपटा बनाइए, मीठा नहीं होगा सब, सब्ज़ी का जायका बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, पाचक हो जाएगा सब्ज़ी। और आप गुड़ में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और बहुत से खनिज लवण भी होते हैं। तो आप जब तक जीवित रहेंगे आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। ठीक है, आप एकदम हृष्ट पुष्ट और बलवान रहेंगे, क्योंकि जिसके शरीर में खून की कमी नहीं होती उसको साथ बहुत सारा समस्या भी नहीं होता है। आप हमेशा स्वस्थ, ताजगी महसूस करेंगे। और गुड़ में तो इतनी शर्करा होती है कि आपको हमेशा एनर्जी मिलती है। कभी आपने सोचा है कि पुराने समय में जब कोई मेहमान बहुत दूर से चल के बैलगाड़ी में, पैदल या साइकिल में या मोटरसाइकिल, उस समय मोटरसाइकिल तो नहीं था, तो जब भी चल के आते थे हमारे घर में, तब एक लोटे में उनको पैर धोने के लिए पानी दिया जाता था और थोड़ा सा गुड़ और एक गिलास पानी उनको खाने के लिए दिया जाता था। क्योंकि गुड़ खाते थे मीठा मीठा और पानी पी लेते थे। उस समय मिठाई बहुत था, लेकिन अब हमेशा ला के रखना उतना संभव नहीं हो पाता है, तो गुड़ खा के आदमी पानी पी लेता था मेहमान। क्यों? क्योंकि उतनी दूरी से सफ़र करके आने के बाद शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है ना। तो जैसे ही हम गुड़ खाते हैं और पानी पी लेते हैं तो गुड़ मीठा है
और बहुत सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और शरीर में जैसे जाता है शरीर को एक नई ताजगी, एनर्जी या ऊर्जा से भर देता है। इसलिए गुड़ को पुराने एक समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी कीजिए, अपने आसपास लोगों को गुड़ का सेवन करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि गुड़ एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसे खाना चाहिए। ठीक है। सिकल सेल्स रोगी को क्या क्या करना चाहिए? खूब पानी पीना चाहिए, गर्म और संतुलित भोजन लेना चाहिए, हर माह रक्त की जांच करानी चाहिए, रक्त की मात्रा में वृद्धि के लिए चिकित्सक की सलाह से दवा लेनी चाहिए। एक दवा तो जो चिकित्सक देगा और एक दवा तो जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है वो गुड़ खाइए। ठीक है। आयरन वाले फल खाइए। ठीक है। वेरी गुड। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, दवाइयाँ ज़रूर लें, उसके साथ गुड़ वगैरह सब खा सकते हैं आप। सिकल सेल रोग से बचाव कैसे हो सकता है? यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी से रोगी दो प्रकार के होते हैं। पहला सिकल सेल वाहक, दूसरा सिकल सेल से पीड़ित रोगी। देखिए, वाहक और रोगी में अंतर होता है। ठीक है। सिकल सेल वाहक सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर सिकल सेल्स पैदा करने का गुण है, लेकिन उनको रोग नहीं है। ऐसे इनमें बीमारी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। सिकल सेल वाहक को स्वयं भी नहीं मालूम रहता कि वह सिकल सेल्स रोग का धारक है या वाहक है। सिकल सेल्स वाहक जब किसी अन्य वाहक या पीड़ित रोगी से विवाह करते हैं तो सिकल सेल्स पीड़ित इंसान के होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब जो पैदा होगा उसकी संभावना बढ़ जाती है। यदि दो सिकल सेल्स रोगी आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे सिकल सेल्स के रोगी होंगे। ठीक है। अतः विवाह के पूर्व लड़के लड़कियों को इस रोग के संबंध में रक्त की जांच रिपोर्ट अवश्य करा लेनी चाहिए, जहाँ जहाँ ये ऐसा समस्या होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सिकल सेल्स रोग से बचा जा सकता है कुछ सावधानियों का उपयोग करके। ठीक है। अब अभी तक हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताया अपने वीडियो के माध्यम से। आप लोगों का दायित्व है कि 16 वार्ड है, 16 वार्ड आपके गांव में, और 16 वार्ड में 18 वॉलंटियर्स हैं आपको पढ़ाने के लिए, और हमारे वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस इतने सारे हैं। ठीक है। आप वॉलंटियर्स आपको अलग अलग वार्डों से बुलाएंगे तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वॉलंटियर्स के पास जाएं, उनसे संपर्क करें और उनके साथ बैठ के जो हम आपको बता रहे हैं, जो वो आपको बता रहे हैं, उसे पढ़ें, समझें और 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर इस ग्रुप में डालें। कुछ होमवर्क करें, है ना, जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को करें। इस प्रकार से पढ़ाई को निरंतर चालू रखें। ठीक है। तो अभी आपको सिकल सेल्स कोशिका और हंसियाकार लाल रक्त कोशिका और सामान्य लाल रक्त कोशिका में अंतर बताना है, इसका होमवर्क ये है। ठीक है। और सिकल सेल्स वाहक और रोगी, इसके बारे में बताना है। ठीक है। और सिकल सेल्स कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको बोल के या लिख के होमवर्क के रूप में बताना है। ठीक है बच्चों। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब मानव शरीर को बहुत सारी बीमारियां जकड़ने लगीं तब मानव सभ्यता ने कुछ ऐसे वैज्ञानिकों को जन्म दिया जिन्होंने एक ऐसे चीज़ का आविष्कार किया जिसे आज टीकाकरण कहते हैं, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसे कुछ चीज़ों का विकास किया जाए जो मानव को रोगों से लड़ने के हेतु सक्षम बना पाए, तो ऐसी चीज़ों का आविष्कार हुआ, ऐसे इंजेक्शंस का आविष्कार हुआ जिसको लगाने से वो रोग आपको नहीं होगा या बच्चों को लगाने से उनको नहीं होगा। तो ऐसे इंजेक्शंस जो आपको निश्चित आयु सीमा में लगाए जाते हैं, उसे उन सभी इंजेक्शंस को टीका नाम दिया गया और एक अभियान चलाया गया कि पूरे विश्व के सारे बच्चों को उनके एक जन्म से लेकर एक निश्चित आयु तक टीका लगते रहे, जिससे वो कि अन्य बीमारियों से बचते रहें। इसलिए इसे टीकाकरण अभियान का नाम दिया गया, जो अब पूरे विश्व में सुचारू रूप से चलता है। तो आइए टीकाकरण क्या है इसके बारे में जानते हैं।
टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जैसे टिटनस। ठीक है, टिटनस एक रोग होता है। ठीक है, उस रोग से बचने के लिए एक टीका लगाया जाता है। वो टीका जब हमारे शरीर में पहुंचता है ना, तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर देता है कि कभी भी टिटनस के रोगाणु हमारे शरीर के अंदर पहुँचे तो टिटनस होने नहीं देता, उन्हें खा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार टीकाकरण जो होता है जन्म से 12 महीने तक, है ना, जन्म से 12 महीने तक BCG का टीका लगता है, 6 रोग का टीका। जन्म से 12 महीने तक एक टीका लगता है BCG का, 6 रोग का टीका, जिसे TB का टीका कहते हैं। उसको फिर ज़िंदगी में TB नहीं होने की संभावना कम रहती है। उसी प्रकार 1.5 महीने में DPT1 और OPV1 काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो का टीका लगता है। पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है, पोलियो ओरल ड्रॉप पिलाया जाता है। ठीक है, 2.5 महीने में DPT2, OPV2 जिसमें काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और पोलियो फिर से पिलाया जाता है। 3.5 महीने में DPT3 और OPV3, है ना, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, पोलियो का फिर टीका लगाकर पोलियो पिलाया जाता है। 9 से 12 महीने में 9 से 12वें महीने में खसरा, जिसको MMR बूस्टर के नाम से अभी जो लगा आपका, है ना, सब पूरे अमिताभ बच्चन जी उसका ऐड कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐड किए होंगे उसका। MMR, है ना, मीजल्स, रूबेला, वो टीका सभी बच्चों को लगा। फिर 16 से 24 महीने में DPT बूस्टर, 16 से 24 महीने में DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और पोलियो के लिए लगा। ठीक है, 5 से 6 वर्ष में DT काली खांसी और टेटनेस का लग जाता है टीका, और 10 से 16 वर्ष के बीच TT टेटनेस का एक टीका लगता है। इतने सारे टीके जब क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए लगाए जाते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसके बहुत सारी बीमारियां घेरने लगती हैं, बीमारी होने की संभावना बनी रहती है ना। तो ये टीके उस बच्चे को उन सारी बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। जब भी इनके टीका लगाया जाता है तो टीका इनके अंदर शरीर में घुसता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो ऐसे रोगाणु जब इनके शरीर में घुसेंगे तो वो सबको खा जाएगा, इनको बच्चों को उस बीमारी को होने ही नहीं देता। ठीक है, इसलिए सारे टीके लगाए जाते हैं। तो आपके आसपास जितने भी छोटे बच्चे हैं और 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, आप स्वयं आप लोगों को भी यदि कोई टीका नया लगा हो, है ना, जब भी किसी चीज़ से हाथ पैर कट जाए या चोट लग जाए तो टीटी का टीका, टिटनेस का टीका ज़रूर लगाना चाहिए। इंजेक्शन के दर्द को सहना ही होगा अगर स्वस्थ रहना है तो। ठीक है, तो टीटी का टीका लगा लेना ज़रूरी है, और अपने आसपास के बच्चों को और सभी लोगों को इस बारे में सूचित करना है कि आप टीकाकरण में जाइए, टीका लगाइए बच्चों को। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना हमने आपको आज बताया है आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें, है ना, सोचें और कुछ प्रश्न बनाएं, कुछ वीडियो बनाएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है ना। कुछ प्रश्नों के उत्तर बना के लिख के दिखाएं अपने वॉलंटियर्स को। ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर्स के पास आप पढ़ने आएँ, इकट्ठा एक साथ 20 लोग ना आएँ, 5-5, 7-7, 8-8 लोग एक बैच में आएँ, दिन में 3-4 बार आएँ, पढ़ें। जो आज आपको हमने पढ़ाया है उससे आपको क्या समझ बनी, क्या आप उससे सीख रहे हैं, इसके बारे में छोटे छोटे नोट्स, छोटे छोटे वीडियो, ये सब बना के आप इस ग्रुप में, सीख कार्यक्रम ग्रुप में डालें। वॉलंटियर्स इस पे ध्यान दें और इस कार्यक्रम को अच्छे से आगे चलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।